जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, तो आयाम, आवर्ती, वेग या फिर हर्ट्ज। तो हर्ट्ज यहाँ पे सही होगा भाई, क्या होगा हर्ट्ज, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्वनि तरंग जो है इसकी 5 विशेषता होती है भाई। कितनी विशेषताएं होती है? 5 विशेषताएं होती है। तो यहाँ पे एक होती है भाई तरंग दैर्ध्य। क्या होती है? तरंग दैर्ध्य होती है। उसके बाद में होता है भाई आयाम, आयाम या फिर समयावधि, समयावधि या फिर आवर्ती, आवर्ती और वेग या फिर गति, वेग या गति। तो कितनी विशेषताएं होती है भाई? 5 विशेषताएं होती है। तो ध्वनि तरंग की विशेषता इनमें से नहीं है, तो हर्ट्ज यानी हमारा कौन सा होगा भी? डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हर्ट्ज जो होता है इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है भाई? एच जेड होता है, यानी एच बड़ा वाला और जो जेड होता है ये छोटा, तो एच जेड यानी इसका प्रतीक होता है। हर्ट्ज क्या होता है? हर्ट्ज होता है आवर्ती का मात्रक। किसका मात्रक भाई? आवर्ती का मात्रक। और मात्रक कौन सा भाई? एस आई मात्रक। कौन सा मात्रक? एस आई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्लियर? तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, यानी हर्ट्ज। क्लियर? अब उसके बाद में अगर बात करें कि किसी भी ध्वनि तरंग के वेग या फिर तरंग दैर्ध्य और आवर्ती में अगर संबंध से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फॉर्मूला होता है उसका लेमडा बराबर क्या होता है? तो वेग और बटे में क्या हो जाएगा? एफ, यानी आवर्ती। ठीक है। v का जो मतलब होता है वो होता है तरंग का वेग। किसका वेग भाई? तरंग का वेग। और जो f है, f का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, यानी आवर्ती। ठीक है, प्रतीक क्या होता है इसका? f होता है। और यहां पे जो लैम्बडा है इसका मतलब क्या होता है? तरंग दैर्ध्य। क्या होता है भाई? तरंग दैर्ध्य होता है। क्लियर? तो लेमड़ा बराबर v बटा में क्या होता है यहाँ पे? f। तो इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एकल आवर्ती द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो आयाम, पिच या टोन, यानी स्वर या फिर तान या फिर तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ पे टोन यानी स्वर या फिर तान, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे सही हो जाएगा। किसके लिए पूछा है? एक एकल आवर्ती द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो टोन कहलाएगा, यानी हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो, टोन जो है, टोन एक निश्चित आवर्ती है। ये क्या है भाई? निश्चित आवर्ती है, जिसे हम क्या करते हैं भाई? सुनते हैं, जिसे हम सुनते हैं। उसके बाद में एक दोलन में कण द्वारा दो क्रमागत शीर्षों अथवा गर्तों के मध्य तय की गई
दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। तरंग दैर्ध्य कहा जाता है, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा भाई, यहाँ पे जो हमारा जो डायग्राम वेव बनेगी वो क्या बनेगी, ये वाली। क्लियर। तो इस तरंग के, यहां पे मैं दिखा देता हूं भाई, तरंग के किसी कण द्वारा इसकी मध्यमान स्थिति से एक तरफ अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। क्लियर है। तो यहां पे इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे ये हो जाएगा भाई तरंग दैर्ध्य। क्लियर। तो यहां पे कौन सा होगा, टोन, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली किसके द्वारा मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं। तो यहां पे विद्युत चुंबकीय तरंगों, या फिर अल्ट्रासोनिक तरंगों, या फिर रेडियो तरंगों, या फिर अपश्रव्य तरंगे। तो अपश्रव्य जो तरंगे हैं ये नहीं होगा, रेडियो तरंगे भी नहीं होती है, अल्ट्रासोनिक तरंग होती है, यानी यहां पे फिर हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन, ए भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अल्ट्रासोनिक तरंगे ही होती है। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा भाई, हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चमगादड़ द्वारा जो उत्पन्न आवृत्ति होती है, उस आवृत्ति की जो पराश्रव्य ध्वनि होती है, पराश्रव्य जो ध्वनि है, तरंगों या फिर अवरोधों या फिर कीटों से टकराकर जो चमगादड़ है, चमगादड़ के कानों तक पहुंचते हैं। तो अल्ट्रासोनिक तरंगों यानी हमारा हो जाएगा भाई यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें प्रदान करती है। ध्वनि हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें क्या प्रदान करती है। तो यहाँ पे ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि का संवेदन, या फिर ध्वनि की आवृत्ति, या फिर संगीत, या फिर ध्वनि की आवृत्ति, या फिर ध्वनि का संवेदन। ध्वनि का संवेदन सही होगा भी, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। तो ध्वनि हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। और ध्वनि की जो उत्पत्ति है वो द्रव पिंडों के दोलन द्वारा होती है, और इस दोलन से वायु के दाब एवं घनत्व में प्रत्यावर्ती परिवर्तन होने लगते हैं। कौन सा भाई, प्रत्यावर्ती परिवर्तन होने लगते हैं। तो यहाँ पे ध्वनि का संवेदन यानी सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखो, एक प्रतिध्वनि किसके लिए, एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए दूरी पूछा है भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे 34 मीटर, या फिर 17 मीटर, या फिर 36 मीटर, या फिर 10 मीटर। 17 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर होनी चाहिए, यानी हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो भाई, एक लड़के ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और 3 सेकंड के बाद उसे प्रतिध्वनि सुनाई दिया।
यदि ध्वनि की गति कितनी है, 346 मीटर प्रति सेकंड है, तो वह लड़का चट्टान से कितनी दूरी है, कितनी दूरी है, और मीटर में अपने को यहां पे बताना है। क्लियर? तो 346 या फिर 341, 519 या फिर 219। अब यहां पे देखो भाई, ध्यान से देखना, बात करें यहां पे कि ध्वनि का चट्टान तक पहुंचने में जो समय लगा, यहां पे मैं वैसे नोट करवा देता हूं, देखो भाई, ध्वनि का चट्टान तक पहुंचने में लगा समय, तो यहां पे हम करेंगे भाई T1, ठीक है, तथा वापस आने में लगा समय, तो फिर T2 करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो, एक लड़के ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और 3 सेकंड के बाद उसे प्रतिध्वनि सुनाई देती है। यदि ध्वनि की गति 346 मीटर प्रति सेकंड है, तो वह लड़का चट्टान से कितनी दूरी पर है। तो इसका मतलब यह होगा कि वापस आने में लगा समय, तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि T2 होगा। T का मतलब क्या है, टाइम यानी समय। तो कुल समय जो होगा यहाँ पे, कुल समय क्या हो जाएगा, तो कुल समय जो होगा वो यहाँ पे T1 प्लस क्या होगा, T2 हो जाएगा। T1 प्लस क्या होगा, T2 हो जाएगा। और यहाँ पे हम करेंगे भाई डी बटे में कितना यहाँ पे, तो 346 प्लस में यहाँ पे डी, और यहाँ पे कितना फिर 346, यही होगा भाई। तो यहाँ पे बराबर में कितना होगा, 3, कितना लगा उसमें टाइम, कितना लगा 3 सेकंड, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 सेकंड। तो यहाँ पे डी प्लस डी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 2D, कितना हो जाएगा 2D हो जाएगा, और बटे में कितना है यहाँ पे, तो 346 बराबर में कितना है यहाँ पे 3, तो D बराबर क्या हो जाएगा 173 हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो D बराबर होगा, तो D बराबर कितना होगा यहाँ पे 519 होगा भाई, और 519 यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, मीटर में बताना था, ठीक है। तो यहाँ पे D यानी डिस्टेंस, जो दूरी है, क्योंकि दूरी हमें ज्ञात करना था, कंफ्यूज मत होना भाई, D का मतलब क्या है, डिस्टेंस यानी दूरी। तो यहाँ पे दूरी कितनी है 519, यानी मीटर में बताना था, तो 519 यानी हमारा फिर होगा बी ऑप्शन। क्लियर साथियों? अगला क्वेश्चन करें, कोई ध्वनि जब कम से कम यानी 17 मीटर लगभग की दूरी से परावर्तित होती है, तो क्या होता है। तो जो ए ऑप्शन है वो प्रतिध्वनि स्थान या फिर प्रतिध्वनि अपवर्तन या परावर्तन, तो परावर्तन तो होगा नहीं, अपवर्तन भी नहीं होगा, प्रतिध्वनि सही होगा भाई, क्या हो जाएगा प्रतिध्वनि, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था, कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर लगभग की दूरी से परिवर्तित होती है, तो वह प्रतिध्वनि होता है। बिल्कुल सही है, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। और यहाँ पे जो प्रतिध्वनि है इसका मतलब क्या होता है, तो देखो भाई, किसी परावर्तक सतह, किसी परावर्तक सतह से टकराकर दोबारा सुनाई देने वाली
देने वाली जो ध्वनि होती है, ध्वनि को ही क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। क्या कहते हैं भाई? प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा भाई? यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? तो धातु, रबर, या फिर फाइबर बोर्ड, या फिर प्लास्टिक। तो फाइबर बोर्ड सही होगा भाई यहाँ पे, प्लास्टिक भी नहीं होगा, धातु भी नहीं होगा, और रबर भी नहीं होगा। कौन सा होगा? फाइबर बोर्ड, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फाइबर बोर्ड एक प्रकार का क्या है भाई? लकड़ी का उत्पाद होता है, जो लकड़ी के फाइबर से क्या होता है भाई? बना होता है। और प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को फाइबर बोर्ड से क्या करते हैं भाई? ढक दिया जाता है। तो यहाँ पे फाइबर बोर्ड, यानी कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो। लगातार एकाधिक के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। तो विरलन, विवर्तन, परावर्तन, या फिर अपवर्तन। अपवर्तन तो होगा नहीं, परावर्तन होगा। क्या होगा? परावर्तन होगा, क्योंकि प्रतिध्वनि को सुनाई देने या फिर प्रतिध्वनियों को सुनाई देना ध्वनि के परावर्तन के कारण क्या होता है? वह घटित होता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? परावर्तन, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला देखोगे। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समय अंतराल होना चाहिए। कितना समय अंतराल होना चाहिए? तो यहाँ पे है 1 सेकंड, या फिर 0.02 सेकंड, या 0.1 सेकंड, या फिर 2 सेकंड। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.1 सेकंड हो जाएगा, यानी कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो किसी परावर्तक तल से परिवर्तित होकर सुनाई पड़ने वाली ध्वनि तरंगों या फिर गूंज को क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत या फिर परावर्तक तल के मध्य कम से कम जो दूरी होती है वो कितनी होनी चाहिए भाई? 17 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। तो सेकंड यहाँ पे 0.1 सेकंड हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखो। एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई और उसे 4 सेकंड बाद गूंज सुनाई दी। तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या है? ध्वनि की जो गति है वो कितनी? यहाँ पे 346। ध्वनि की गति कितनी है भाई? 346। और मीटर प्रति किसमें है भाई? सेकंड में। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है? तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या है? तो दूरी अपने को यहाँ पे बताना है। सबसे पहले यहाँ पे बात करें कि इसमें जो ध्वनि की गति दिया है, ध्वनि की गति, ध्वनि की गति कितनी है? इसमें दिया है 346, और मीटर प्रति किसमें दिया है? सेकंड में। उसके बाद में यहाँ पे ध्वनि को चट्टान से टकराकर वापस आने में कुल लगा समय कितना है? 4 सेकंड। कितना है भाई? 4 सेकंड। ध्वनि को चट्टान तक जाने में
लगा समय। तो 4 बटे में कितना हो जाएगा 2, और बराबर में कितना हो जाएगा भाई 2 सेकेंड, बराबर में कितना हो जाएगा 2 सेकेंड हो जाएगा। चट्टान की दूरी, चट्टान की जो दूरी है इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमें 346 गुणा में कितना करना पड़ेगा भाई 2, तो बराबर में हो जाएगा 692 मीटर में अपने को बताना है 692, यानी हमारा कौन सा होगा भाई सी ऑप्शन होगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 692 मीटर, यानी सी ऑप्शन सही होगा भाई। अगला देखो, अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, और यहाँ पे हमें किस में बताना है भाई मीटर में अपने को यहाँ पे बताना है। क्लियर। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन दिया है वो 172 मीटर, 344 मीटर, यहाँ पे है 17.2 मीटर या फिर 34.4 मीटर होती है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा भाई 17.2 मीटर हो जाएगी, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला देखो भाई, यहाँ पे है सोनार का पूरा नाम क्या होता है। सोनार का पूरा नाम क्या होता है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेजिन होता है। तो साउंड नेविगेशन एंड रेजिन केवल हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई सी ऑप्शन में है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु या फिर पनडुब्बी का पता लगाने के लिए ये जो सोनार होता है ये एक यंत्र होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो पूरा नाम है यानी इसका जो फुल फॉर्म होती है वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सोनार का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है भाई साउंड नेविगेशन एंड रेजिन होता है, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है सी ऑप्शन में है। और प्रयोग इसका क्यों किया जाता है ये मैंने आपको बता दिया कि समुद्र के अंदर छिपी हुई वस्तु या फिर पनडुब्बी का पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर, सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखो, ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती उन्हें क्या कहा जाता है। ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती उत्पन्न नहीं करती है उन्हें क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो भाई पारदर्शी वस्तुएं या फिर अप्रदीप्त वस्तुएं या फिर परभासी वस्तु या फिर प्रतिदीप्त वस्तुएं। तो यहाँ पे जो प्रतिदीप्त वस्तुएं हैं ये नहीं होगा, पारभासी वस्तुएं ये भी नहीं होगा, अप्रदीप्त वस्तुएं ये वाला सही हो जाएगा, पारदर्शी वस्तुएं भी नहीं होगा। तो अप्रदीप्त जो वस्तुएं होती है इसका मतलब यह होता है कि जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती। जैसे एग्जाम्पल देखें इनके, तो जैसे कुर्सी हो गया, मेज हो गया और दरवाजा हो गया। ठीक है। तो ये सभी क्या है भाई ये प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते। और जो प्रदीप्त होता है, प्रदीप्त वस्तुएं का मतलब यह होता है जैसे यहाँ पे डी ऑप्शन में है प्रदीप्त वस्तुएं, तो इसका मतलब यह है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। आप कहेंगे सर एग्जाम्पल बताओ, तो जैसे ले लो आप सूर्य, सूर्य के बाद में ले लो लालटेन या फिर जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती। क्लियर। तो ये किसका मतलब हो गया प्रदीप्त का मतलब हो गया। ठीक है। उसके बाद में यहां पे है पारदर्शी वस्तुएं। पारदर्शी जो वस्तुएं हैं इसका मतलब क्या होता है, जिनके
आर पार देखा जा सकता है, आर पार देखा जा सकता है। उसके बाद में एक रह गया अपने पास में पारभासी वस्तुएं। पारभासी वस्तुएं का मतलब क्या होता है, इधर बता देता हूं। जो प्रकाश के कुछ भाग को ही स्वयं से बाहर जाने देती है। ठीक है, चार ऑप्शन थे, चारों का ही मैंने आपको बता दिया है। अगला देखो, वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है उनको क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है हमारे पास में वो है पारदर्शी वस्तुएं। क्या है भाई, पारदर्शी वस्तुएं, या फिर स्पष्ट वस्तुएं, या फिर गैर चमकदार वस्तुएं, या फिर चमकदार वस्तुएं। तो चमकदार वस्तुएं सही होगा भाई, यानी हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। तो वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती है उन्हें क्या कहते हैं, चमकदार वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है सूर्य का। क्लियर, तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। अगला देखो भाई, अंतरिक्षयान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला, या फिर नारंगी, या फिर नीला, या फिर लाल। लाल नहीं, नीला भी नहीं दिखाई देता है भाई, और नारंगी भी नहीं दिखाई देता है। कौन सा दिखाई देता है यहाँ पे, काला, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे सूर्य की किरणें अलग अलग रंगों में क्या हो जाती है भाई, विभाजित नहीं होती है। सूर्य की किरणें अलग अलग रंगों में विभाजित नहीं होती है, तो वहां पे काला यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाश की गति क्या है। प्रकाश की जो गति है, तो जो प्रकाश की गति होती है वो 3 गुणा 10 की घात -8 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां पे नहीं होगा वो, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, या फिर 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर सेकंड, या 3 गुणा 8, यहां पे है -8 मीटर प्रति सेकंड में है, तो ये वाला यहां पे नहीं होगा। तो प्रकाश की गति के लिए पूछा है, तो 3 गुणा 10 की घात 8 और मीटर प्रति किस में होती है, सेकंड में होती है। तो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा भाई सी ऑप्शन। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला देखो, किसी माध्यम की प्रकाश को परिवर्तित करने की क्षमता को इसके द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। क्षेत्र घनत्व, पृष्ठ घनत्व, प्रकाश घनत्व, या फिर द्रव्यमान घनत्व। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रकाश घनत्व। प्रकाश घनत्व होगा, यानी हमारा बी ऑप्शन सही होगा। तो किसी माध्यम की प्रकाश को परिवर्तित करने की क्षमता को इसके प्रकाश घनत्व द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। और प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंग है जो सरल रेखा में क्या करती है, वे गतिमान करती है। तो यहाँ पे प्रकाश घनत्व यानी हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखो भाई, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पहले कम होती है फिर बढ़ती है। तो ये हमारा नहीं होगा भी। इसकी गति बढ़ती है तो बढ़ती भी नहीं है, इसकी गति कम हो जाती है, बिल्कुल सही होगा। इसकी गति पूर्ववत रहती है, तो यह भी नहीं होगा। कौन सा होगा भाई यहाँ पे हमारा
सी ऑप्शन होगा, इसकी जो गति होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर। अगला देखो भाई, एक माध्यम जिसका अपवर्तन सूचकांक 1.5 है, उसमें प्रकाश की जो गति है वो कितनी है, मीटर प्रति सेकंड में अपने को बताना है। देखो भाई, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, और बटे में क्या होती है, बटे में होते हैं माध्यम में प्रकाश की चाल। यही होगा भाई फॉर्मूला। तो माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है, यहां पे लिखवा देता हूं भाई, चलो, माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है, तो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति क्या होती है, सेकंड होती है। अब यहां पे एक माध्यम जिसका अपवर्तन सूचकांक कितना है, 1.5, कितना है भाई, 1 पॉइंट कितना है, 5 है। तो माध्यम में प्रकाश की जो चाल है वो कितनी होगी, तो 2 गुणा में क्या हो जाएगी, 10 की घात कितना हो जाएगा, 8। और वैल्यू किस में आएगी, तो मीटर प्रति किस में आएगी, सेकंड में आएगी। 2 गुणा 10 की घात 8, जो कि केवल हमारे कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर।